महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। और आजकल जब रूस द्वारा पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन सप्लाई करने की खबरें इतनी सुर्खियों में हैं, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। नमस्कार, आज हम इसी काफ़ी गर्मा-गर्म मुद्दे की तह तक जाएंगे। आपने भी सुना होगा, भारत में हाल में काफ़ी बहस हुई है मीडिया में, आम चर्चा में, कि रूस पाकिस्तान के JF-17 जेट्स के लिए इंजन दे रहा है। और इस पर काफ़ी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इसे भारत के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा गया। तो आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में छपे एक विश्लेषण को आधार बनाकर देखेंगे कि ये जो रूस पाकिस्तान रक्षा सहयोग है, इसकी असलियत क्या है। क्या ये वाकई कोई नई चिंताजनक बात है या कहानी कुछ और है। ये चर्चा उन सभी के लिए ज़रूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, रक्षा मामलों पर नज़र रखते हैं। और हाँ, UPSC उम्मीदवारों के लिए तो ये खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से, और सामान्य जानकारी के लिए भी। हम देखेंगे कि ये इंजन सप्लाई का मामला कितना नया है, इसका थोड़ा इतिहास क्या है, अभी क्या चल रहा है, आर्थिक पहलू क्या है इसमें, और सबसे ज़रूरी, भारत और रूस के जो अपने गहरे रिश्ते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो बात है ना, RD-93 इंजन की सप्लाई की, जो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में लगेंगे, जिस तरह से इसे अभी पेश किया जा रहा है, वो थोड़ा क्या कहते हैं, भ्रामक है। असल में रूस ये इंजन या इसके पहले वाले वर्जन वो पाकिस्तान को सप्लाई तो कर रहा है, पर ये कोई आज की बात नहीं है। ये सिलसिला कम से कम 2007 से चल रहा है। तो इस पर अभी अचानक इतना ध्यान जाना, हाँ, ये थोड़ा हैरान जरूर करता है। 2007 से? अच्छा। हाँ, और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये RD-93 इंजन है क्या। ये असल में रूस का जो मशहूर MiG-29 फाइटर जेट है, उसमें लगने वाले RD-33 इंजन का ही एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसे खास तौर पर चीन के चेंदो FC-1 शालोंग, जिसे पाकिस्तान JF-17 थंडर कहता है, उसके लिए बनाया गया था। अच्छा। और अब जो RD-93 की बात हो रही है, वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें मेन चीज है ज्यादा थ्रस्ट, इंजन की ताकत। ये 8,300 किलोग्राम से बढ़कर 9,300 किलोग्राम हो गई है। और ये बढ़ी हुई ताकत JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे वो ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है, बेहतर एवियोनिक्स यानी जो जहाज के नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन्हें लगा सकता है, और रफ्तार भी बेहतर मिलती है। ओके। और जहां तक सप्लाई की संख्या की बात है, तो सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका डेटा भी यही दिखाता है कि रूस 2007 से अब तक 200 से ज्यादा RD-93 इंजन पाकिस्तान को दे चुका है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, ये सप्लाई सीधे रूस से पाकिस्तान को नहीं हुई है, ज्यादातर चीन के जरिए हुई है। अच्छा, तो ये 2007 से चल रहा है और सप्लाई भी सीधे नहीं, चीन के जरिए हो रही है। ये तो हाल की मीडिया रिपोर्ट से काफी अलग तस्वीर है। लेकिन क्या रूस पहले भी पाकिस्तान को बड़े हथियार बेचने की कोशिश में था? मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ रूसी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि भाई मॉस्को को भी अमेरिका या फ्रांस की तरह भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचने चाहिए। क्या ये सच है? हाँ, ये सोच रूस में नई नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इस पर वहाँ बहस भी होती रही है। 1990 के दशक में तो एक मौका आया था जब मॉस्को पाकिस्तान को Su-27 फाइटर जेट बेचने के बहुत करीब पहुंच गया था। Su-27? अच्छा। जी, उस वक्त रूसी विदेश मंत्रालय और कुछ लॉबीज का काफी जोर था, लेकिन आखिरकार वो डील कैंसिल हो गई, और माना जाता है कि इसमें भारत की आपत्तियों का बड़ा रोल था। उसके बाद भी पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, एयर टू एयर मिसाइलें, टैंक्स, स्टेल्थ फ्रिगेट, तोपें, कई चीजों में दिलचस्पी दिखाई, पर ज्यादातर मामलों में रूस ने भारत के साथ अपने संबंधों को देखते हुए उन प्रस्तावों को आगे नहीं बढ़ाया। तो इच्छा तो थी पर अमल नहीं हुआ ज्यादातर। बिल्कुल। ज़मीनी हकीकत यही है कि जो असल में सप्लाई हुई वो काफ़ी सीमित रही है। जैसे Mi-17 या Mi-17-1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ये सिविलियन और मिलिट्री दोनों काम आते हैं। ये 1996 से 2016 के बीच कई बैच में दिए गए। और हाँ, 2014 में एक सैन्य सहयोग समझौता हुआ था रूस पाकिस्तान के बीच। उसके बाद 4 M-35M लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी दिए गए। लेकिन सिप्री का डेटाबेस भी देखें तो कोई बहुत बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई नहीं हुई है। समझ गई। तो इतिहास में बड़ी डील्स नहीं हुई।
अब वापस इन इंजनों पर आते हैं। अगर ये सीधे रूस से नहीं जा रहे तो सप्लाई का तरीका क्या है, ये चीन वाला एंगल थोड़ा और समझाएंगे। और एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, पाकिस्तान इन रूसी इंजनों पर इतना निर्भर क्यों है? चीन तो खुद अपना इंजन बना रहा है ना, WS-13, उसी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हाँ, ये सप्लाई का तरीका समझना जरूरी है। देखिए, 2007 और 2010 में रूस की जो सरकारी हथियार एक्सपोर्ट एजेंसी है, रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, उसने चीन के साथ करीब 250 RD-93 इंजन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ओके। और इस सौदे में अहम बात ये थी कि चीन को ये अधिकार मिला था कि वो इन इंजनों को तीसरे देशों को, जैसे कि पाकिस्तान, री एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, री एक्सपोर्ट का अधिकार। जी। फिर 2014 में जब रूस और पाकिस्तान के बीच वो औपचारिक सैन्य सहयोग समझौता हुआ, तब कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया था कि अब वो सीधे रूस से इंजन खरीद पाएंगे और अपने टेक्नीशियंस को रूस में ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। लेकिन इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि इंजन और स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी के अलावा कोई बड़ा सीधा समझौता हुआ हो। तो अभी भी जो मुख्य रूट है सप्लाई का, वो चीन ही है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, निर्भरता वाले पर। ये बात सही है कि चीन अपना WS-13 इंजन विकसित कर रहा है, जिसे गुइजो WS-13 तैशान भी कहते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अब तक रूसी RD-93 और इसके अपग्रेडेड वर्जन RD-93MA को ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा टिकाऊ मानते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर मानते हैं। अच्छा, भरोसे का मामला है। बिल्कुल। और यहीं पर कुछ रूसी विशेषज्ञ एक दिलचस्प तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि भारत को JS-17 के लिए रूसी इंजनों की सप्लाई से चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक तरह से आश्वस्त होना चाहिए। आश्वस्त? वो कैसे? उनका तर्क ये है कि भारतीय वायुसेना RD-93 या RD-93MA इंजन वाले विमानों की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ है। क्यों? क्योंकि भारत खुद MiG-29 ऑपरेट करता है, जिसमें मूल RD-33 इंजन लगा है ना? हाँ, ये बात तो है। तो उनका मानना है कि इसलिए भारत JF-17 जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, उसका बेहतर अंदाजा लगा सकता है। ये उनके लिए कोई अनजान चीज नहीं होगी। ये वाकई एक अलग नजरिया है सोचने का। खैर, इंजन और निर्भरता की बात हो गई। अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर, पैसा। क्या पाकिस्तान के पास ये सब खरीदने के लिए आर्थिक क्षमता है? क्योंकि खबरें तो ये भी थी कि पाकिस्तान रूस से अरबों डॉलर के हथियार खरीदना चाहता है। हाँ, ये आर्थिक पहलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 के आसपास कुछ रूसी विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान की तरफ से रूसी हथियारों की मांग 8 से 9 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। 8 से 9 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। लेकिन ये अनुमान अक्सर जमीनी हकीकत को, यानी पाकिस्तान की जो डामाडोल अर्थव्यवस्था है, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार नकदी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। हाँ, ये तो है। और अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बाहरी मदद, जैसे IMF या मित्र देशों से मिलने वाले कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, ये तो है। तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? यही कि पाकिस्तान कोई भी बड़ी रक्षा डील तभी कर सकता है जब रूस उसे बहुत उदार शर्तों पर कर्ज दे। अब आप रूस के नजरिए से सोचिए। ऐसा करना न सिर्फ भारत जैसे अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद रक्षा साझेदार को नाराज करने का जोखिम उठाना होगा, जो कि वो शायद नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, और साथ ही रूस के अपने आर्थिक हितों के लिए भी ये शायद ही फायदेमंद हो, खासकर अभी जब यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस को खुद हार्ड करेंसी मतलब डॉलर या यूरो जैसी मुद्रा की सख्त जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमित खरीदने की क्षमता तो है ही, साथ में दोनों देशों के जो क्षेत्रीय हित हैं उनमें भी पूरी तरह तालमेल नहीं है, और पाकिस्तान की विदेश नीति की जो थोड़ी अस्थिरता है उसको लेकर भी रूस में चिंताएं रहती हैं। तो मतलब चाहत भले ही हो, लेकिन आर्थिक और रणनीतिक बाधाएं बहुत बड़ी हैं। अच्छा, हथियारों की सप्लाई के अलावा क्या रूस और पाकिस्तान के बीच किसी और तरह का रक्षा सहयोग भी चल रहा है, जैसे कोई अभ्यास वगैरह? हाँ, हथियार सप्लाई भले ही सीमित हो, लेकिन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये रूस पाकिस्तान रक्षा संबंधों का एक नियमित हिस्सा जरूर बन गए हैं। हाल ही में द्रुज़बा, जिसका रूसी में मतलब दोस्ती होता है, इस नाम का सालाना आतंकवादी रोधी अभ्यास होता है। इसका नया संस्करण अभी सितंबर 2025 में रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में हुआ। अच्छा, द्रुज़बा अभ्यास। जी, इस बार उनका फोकस ड्रोन युद्ध, शहरी माहौल में लड़ाई और ID यानी जो देसी बम होते हैं उनसे निपटने पर था। और ये अभ्यास 2016 से लगभग हर साल हो रहे हैं, बस 2022 और 2023 में नहीं हुए थे। नियमित रूप से हो रहे हैं मतलब? हाँ, काफी नियमित हैं। इसके अलावा नौसेना के स्तर पर भी सहयोग है। मार्च 2025 में रूसी और पाकिस्तानी नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर में अरेबियन मॉनसून नाम का एक संयुक्त अभ्यास किया था।
इसका मकसद था दोनों नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी मिलकर काम करने की क्षमता को बेहतर बनाना और समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने में एक साझा इरादा दिखाना। और साथ ही दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी JMCC की बैठकें भी नियमित रूप से होती रही हैं। पिछले 7 सालों में ये लगभग हर साल हुई हैं, सिर्फ 2022 को छोड़कर। हालिया बैठक अगस्त 2025 में मॉस्को में हुई थी। तो ये अभ्यास और बैठकें तो नियमित चल रही हैं, लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक तरफ सीमित हथियार सप्लाई, वो भी ज्यादातर चीन के जरिए, और दूसरी तरफ ये सैन्य अभ्यास और बैठकें, तो इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या समझें? खासकर भारत रूस संबंधों के बड़े फ्रेमवर्क में इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात और जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ भी है, वो ये है कि भारत के साथ रूस की जो गहरी रणनीतिक साझेदारी है और खासतौर पर उनका दशकों पुराना बहुत करीबी सैन्य और तकनीकी सहयोग, वो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ मॉस्को के रक्षा संबंधों पर एक क्या कहें ब्रेक की तरह काम करता रहा है, एक सीमा तय करता रहा है। एक तरह की लगाम। बिल्कुल। रूस में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं, भले ही ऊपर ऊपर से कभी कुछ और दिखे। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक हद से ज्यादा रक्षा संबंध बढ़ाने का मतलब होगा भारत जैसे विशाल और आकर्षक बाजार को खोने का खतरा। और ये वो बाजार है जो रूसी रक्षा उद्योग के लिए सालाना अरबों डॉलर का रेवेन्यू लाता है। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि ये RD-93 इंजन वाला विवाद ऐसे समय में फिर से क्यों उछाला जा रहा है। ये तब हो रहा है जब भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी फिर से मजबूत होती दिख रही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी डिलीवरी पूरी होने की बात चल रही है। हाँ, खबरें थी। S-500 जो उससे भी अगली पीढ़ी का सिस्टम है, उसके संभावित जॉइंट प्रोडक्शन पर चर्चा हो रही है। और Su-57 रूस का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट, उस पर भी बातचीत आगे बढ़ने की रिपोर्ट्स हैं। ये सब तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। ये सभी भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और रूस के लिए व्यावसायिक रूप से बहुत बड़े सौदे हैं। तो ये सोचना मुश्किल है कि रूस इन बड़े अवसरों को पाकिस्तान के साथ कुछ छोटे-मोटे फायदों के लिए जोखिम में डालेगा। सही कहा। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि मॉस्को इस्लामाबाद के साथ एक सीमित दायरे में रक्षा सहयोग जारी रखेगा। इसमें ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल होंगे, शायद कुछ चुनिंदा हथियार प्रणालियों की सप्लाई भी हो, जैसे कि ये इंजन, लेकिन ये सब उन्हीं सीमाओं के भीतर रहेगा जिन्हें पिछली भारतीय सरकारों ने भी एक तरह से स्वीकार किया है। मतलब ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम है जो भारत के लिए कोई गंभीर रणनीतिक चिंता का विषय बने या भारत रूस संबंधों की जो बुनियाद है उसे हिला दे। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें ये निकल कर आ रही हैं। पहली, पाकिस्तान के JF-17 जेट के लिए रूसी इंजन की सप्लाई कोई आज की बात नहीं है। ये कम से कम 2007 से चल रही है। सही। दूसरी, ये सप्लाई सीधे रूस से नहीं बल्कि ज्यादातर चीन के जरिए होती है। तीसरी, चीन और पाकिस्तान दोनों अपने देसी इंजन पर काम करने के बावजूद रूसी इंजनों पर उनकी विश्वसनीयता के कारण निर्भर हैं। हाँ, भरोसा ज्यादा है। और चौथी, रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास जैसे सहयोग तो हैं, लेकिन बड़े हथियार सौदे, पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत और सबसे बढ़कर भारत के साथ रूस के बेहद मजबूत रणनीतिक और कमर्शियल रिश्तों की वजह से सीमित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पर शायद आगे नजर रखनी होगी। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या रूस पाकिस्तान रक्षा संबंधों का ये जो स्थापित पैटर्न है, जो काफी हद तक भारत रूस समीकरणों से कंट्रोल होता है, क्या ये आगे भी ऐसा ही बना रहेगा या फिर भविष्य में मान लीजिए वैश्विक हथियार बाजार में कोई बड़ा बदलाव आता है या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलता है या कोई और अप्रत्याशित घटना होती है, तो क्या इन मौजूदा बाधाओं के बावजूद इस रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? ये मतलब सोचने वाली बात है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है भविष्य के लिए। चलिए, तो ये एक जरूरी पड़ताल थी, खासकर UPSC उम्मीदवारों के लिए, महत्वपूर्ण फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ, और साथ ही उन सभी के लिए जो इन मामलों में रुचि रखते हैं। हमने ORF के लेख के आधार पर रूस पाकिस्तान रक्षा सहयोग से जुड़े दावों और हकीकत को परत दर परत समझने की कोशिश की। अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और पहलू पर चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।